नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। पाकिस्तान को पूरी दुनिया से फटकार पड़ रही है। यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तगड़ा झटका लगा है। दुनिया के तमाम देशों के नेताओं ने पाकिस्तान को बाज आने की हिदायत दी है। राष्ट्रपति ओबामा ने प्रॉक्सी वॉर चलाने वाले देशों को सुधरने की भी नसीहत दी। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने वाला बिल भी पेश हुआ है। आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। कहा, प्रॉक्सी वॉर करने वाले देशों को बाज आना चाहिए। Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. रूस के अलावा फ्रांस ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। We are standing side by side with our Indian friends on combating terrorism. भारत को सार्क देशों से भी बड़ा समर्थन मिला है। Bangladesh strongly condemns terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. In line with its zero-tolerance policy against terrorism and violent extremism, Bangladesh firmly stands beside India. कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान उठाने के लिए नवाज शरीफ बड़ी उम्मीदों के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे थे, लेकिन उंगा को संबोधित करते हुए यूएन महासचिव बान की मून ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया। भारत को कूटनीतिक स्तर पर एक और सफलता मिली है। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का बिल पेश हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सांसदों ने पाक को आतंकी देश घोषित करने का ये बिल पेश किया है। टेक्सास से अमेरिकी सांसद टेड पो और कैलिफोर्निया से सांसद डाना रोहरा बाचर ने बिल पेश किया। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेटेड एक्ट नाम से बिल पेश हुआ। 4 महीने के अंदर बिल पर विचार करना होगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरे सहयोगी संतोष से बात करते हैं। संतोष, अब चूंकि पाकिस्तान की खैर नहीं, फटकार चारों तरफ से मिल रही है, अब भारत की रणनीति क्या रहनी चाहिए? अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब आगे बढ़ेगा भारत, तो कैसे बात अपनी आगे रखे? देखिए, ये हिंदुस्तान की रणनीति जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है उसी का नतीजा है कि आज जब यूएन असेंबली में दुनिया के दूसरे देश जब बात कर रहे थे तो उसमें भी पाकिस्तान को फटकार लग रही है। तो ये कूटनीतिक जो सफलता मानी जानी चाहिए। वहीं साथ में अगर आप देखें जो यूएस में बिल पेश किया गया है, अगर ये पास हो जाता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से फ्लॉप कर जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यूएस से जो ऐड मिलता है पाकिस्तान को, वो ऐड मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसी के ऐड के ऊपर पाकिस्तान पूरी तरीके से निर्भर है। वहाँ की इकोनॉमी वैसे ही ख़राब स्थिति पे है और अगर वो ऐड भी मिलना बंद हो गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा होगा। तो कुल मिलाकर अभी भारत सरकार को ये चाहिए कि जिस तरीके से उनका कूटनीतिक डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहा है, उस डिप्लोमेटिक एफर्ट को और आगे बढ़ाए और दुनिया को ये समझाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में जो स्थिति की अशांति पैदा हुई है वो पाकिस्तान उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और जिस तरीके से आज अमेरिका ने भी, रूस ने भी, फ्रांस ने भी, जर्मनी ने जिस तरीके से सहयोग दी, जिस तरीके से अपने स्पीच में उन देशों के बारे में जिक्र किया है जो कि पूरी परोक्ष रूप से पाकिस्तान के बारे में ही इंगित करता है, तो एक तरीके से भारत के डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है उसको सफलता माना जाए। बहुत शुक्रिया संतोष इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए आपका। वैसे उरी में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और यूपी से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गधे पर नवाज शरीफ का पुतला बनाकर शहर में घुमाया। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किए जाने की मांग की। जम्मू में कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के पास प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी उच्चायुक्त को वापस भेजने की मांग की। पाकिस्तान से रिश्ते खत्म करने की भी मांग की गई। कोई रूल रियायत नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से रसा ने सीरिया पर बमबारी की, उसी प्रकार से हिंदुस्तान को भी इन आतंकवादियों के कैंपों पर हमला करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के इस व्यवहार से छाया युद्ध की तैयारी लगती है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हो रही है।
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस भारत के पक्ष में हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर सकते हैं। भारत यूएन में भी उरी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने ट्राई के चेयरमैन से मुलाकात कर पीओआईज को लेकर अपनी कंपनी की स्थिति साफ की। सुनील मित्तल ने ट्राई चेयरमैन को बताया कि रिलायंस जियो को पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी जा रही है और सभी दिक्कतों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। हमारे साथ इसमें सुनील भारती मित्तल है। सर, रिलायंस जियो ने आरोप लगाया कि 10 करोड़ कॉल्स उनकी डेली ड्रॉप हो रही हैं। आपका क्या कहना है, कब तक पीओआईज का इश्यू रिजॉल्व होगा? पीओआईज बहुत तेज़ी से खोले जा रहे हैं। ट्रैफिक को बैलेंस आउट करके हमें अपने कस्टमर्स की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। 2100 के करीब पीओआईज ऑलरेडी दे दिए गए हैं। 1000 की डिमांड नोट और चली गई है, तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। करीब 12,000 करोड़ के आसपास पीओआईज जो है उनको 12,000 के आसपास पीओआईज उनको चाहिए थे, अभी 3,000 दिए। आपको लगता है? मालूम नहीं मेरे को। उनको जब हमने पीओआईज दे दिए हैं और जो अब कमीशन हो रहे हैं अगले कुछ दिनों में हो जाएंगे, उससे हमारा मानना है कि 25 से 32 मिलियन कस्टमर्स की जो एक कैपेसिटी हमारे और वोडाफोन हमारे और आइडिया और बाकी ऑपरेटर्स के साथ एक पैमाना जो बना, उसके हिसाब से 25 से 32 मिलियन के करीब ये कस्टमर सब हो सकते। एक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर के भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जो है वो नहीं मिल रही। अब 60-70 पोर्टेबिलिटी की इशू करें, 7-70 कुल मिला के, तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि इसका कोई रीज़न होगा। मेरे को मालूम नहीं क्यों इसमें डिले चल रही है, पर 60-70 जो एप्लीकेशंस पोर्टेबिलिटी का आई हैं वो हो जाएंगे। लेकिन आपको जो टैरिफ्स उन्होंने दिए, आपको लगता है कि वो मैच कर पाएंगे? एयरटेल उसको मैच करेगा? टैरिफ्स में पड़ता नहीं, टैरिफ्स मेरी टीम्स देखती हैं। I think we have de-escalated it. I mean, everybody is now talking to everyone. More meetings are going on. And as far as Mr. Ambani and my meetings are concerned, we meet very regularly. So what about the competitive pressures of free voice calls? You will be able to give free voice calls also? I don't know. My teams will have to decide. They'll respond appropriately. Okay, sir. Thank So you. when are you meeting CTI? अब से देश में रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा। कैबिनेट ने अलग से रेल बजट पेश करने की व्यवस्था खत्म करने और इसे आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब अगले साल से एक ही बजट पेश होगा। आम बजट का ही हिस्सा होगा अब रेल बजट। अब संसद की मंजूरी के बाद रेल बजट के सभी प्रस्ताव आम बजट में शामिल कर दिए जाएंगे। हालांकि रेलवे एक अलग इकाई के तौर पर ही कामकाज करती रहेगी और इसका रुतबा कायम रहेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का ये बजट इतिहास में दर्ज हो गया है। रेलवे का ये आखिरी बजट बन गया है जिसे अलग से पेश किया गया है, क्योंकि अब रेल बजट आम बजट का हिस्सा होगा। रेल बजट को आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमेलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget. अगले बजट से रेल बजट के सभी प्रस्ताव आम बजट में शामिल कर दिए जाएंगे। बावजूद इसके रेलवे एक अलग इकाई का अपना रुतबा बनाए रखेगी। रेल बजट के आम बजट में मर्जर के बाद भी रेलवे की ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी, यानी नई ट्रेन चलाने और यात्रियों को नई सुविधाएं देने से जुड़े फैसले रेलवे पहले की तरह लेता रहेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत रेलवे के वित्तीय अधिकार भी बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों की तरह रेलवे को भी बजटरी सपोर्ट देता रहेगा। रेलवे को अब डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होगी। मर्जर से रेलवे को 10,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। रेलवे की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, डिपार्टमेंटली रन कमर्शियल एंटरप्राइज, इट विल बी बरकरार रहेगी। जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा, फाइनेंशियल पावर रूल्स, पावर जनरल मैनेजर डीआरएम को जो आज हमें उनको दे के रखे, वो भी उसी तरह से बरकरार रहेंगे। रेलवे को जो डिविडेंड देने की बड़ी लायबिलिटी होती थी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो भी देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में बजट की तारीख बदलने पर भी विचार हुआ। सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है। अभी तक फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को बजट पेश किया जाता रहा है। इससे बजट की प्रक्रिया 15 मई के आसपास पूरी होती है, लेकिन बजट को 1 महीने पहले पेश करने से इसकी प्रक्रिया वित्त वर्ष शुरू होने के पहले पूरी हो जाएगी और मंत्रालय वित्त वर्ष की शुरुआत से ही खर्च करना शुरू कर पाएंगे। दोनों बजट के मर्जर से रेल बजट अलग पेश करने की 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई है। ब्रिटिश रेलवे इकोनॉमिस्ट विलियम एथवर्थ के सुझावों के बाद 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था।
उस वक्त कुल बजट का 70% हिस्सा रेलवे का होता था, लेकिन आज हालात अलग हैं और कई मंत्रालयों का बजट रेलवे से ज्यादा है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया। और अब रेलवे कर्मचारी बहुत जल्द नए और मॉडर्न लुक में नजर आएंगे। फैशन डिजाइनर रितु बेरी ने नए ड्रेस और स्टाइल का लुक रेल मंत्रालय को सौंप दिया है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे दिसंबर तक रितु बेरी के डिजाइन को फाइनल भी कर देगी। सभी रेल कर्मचारियों के लिए नए ड्रेस डिजाइन किए गए हैं। कुछ ऑप्शंस आपके टेलीविजन सेट्स पर हैं। इससे पहले रितु बेरी ने रेलवे स्टाफ के नए लुक के लिए भारत की विरासत और कल्चर को समेटते हुए 4 कलर थीम्स पेश किए थे, जिसमें मंत्रालय ने द वाइब्रेंट सोल ऑफ इंडिया थीम को चुना। रेल स्टाफ का नया लुक सबको पसंद आए, इसके लिए रेलवे ने डिजाइन को लेकर आम जनता सहित रेलवे यूनियन से भी राय मांगी थी। मंत्रालय ने ड्रेस के चुनाव के लिए बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया था। सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन की कुल 13 और प्रॉपर्टीज की नीलामी का टेंडर निकाल दिया है। 6 प्रॉपर्टी जिनकी नीलामी 25 अक्टूबर को होनी है। इसका रिजर्व प्राइस करीब 725 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें करीब 523 एकड़ जमीन की नीलामी की जाएगी, जबकि 7 और प्रॉपर्टीज जिनकी नीलामी 27 अक्टूबर को होनी है। इसका रिजर्व प्राइस करीब 710 करोड़ रुपए है। इसमें करीब 646 एकड़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स को नीलामी के लिए लाया जा रहा है। सभी प्रॉपर्टीज की नीलामी ऑनलाइन की जाएगी। किसी भी लोकेशन पर प्रॉपर्टीज की बिक्री सिंगल लॉट में होगी, यानी खरीदार को एक बार में सारी जमीन खरीदनी होगी। हालांकि सेबी ने टेंडर में साफ कहा कि खरीदार को प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों की खुद ही जांच करनी होगी। साथ ही भविष्य में आने वाले सारे विवाद से भी खुद ही निपटना होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर पीक टाइम पर कंजेशन घटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी फिर से जुहू एरोड्रम के रनवे विस्तार पर विचार कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे विस्तार के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया है। दरअसल नवी मुंबई का प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने में अभी वक्त है, जबकि मौजूदा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी अधिकतम क्षमता की ओर बढ़ रहा है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास झुग्गी झोपड़ियां हटाकर विस्तार करना भी करीब करीब नामुमकिन होता जा रहा है। लगातार बढ़ते एयर ट्रैफिक को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी अब जुहू के रनवे को समुद्र के भीतर विस्तार करना चाहती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने करीब 6 साल पहले भी इस योजना पर विचार किया था, लेकिन बाद में यह ठंडे बस्ते में चला गया था। नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम बिजनेस वहां से डिराइव कर सकें, तो क्यों एक दूसरे एयरपोर्ट पे एयरलाइंस को ऑपरेट करने देंगे। लेकिन अगर कस्टमर को किंग माना जाए, कस्टमर के ध्यान से देखा जाए, तो ये जरूरी है कि हमारे को पुराना एयरपोर्ट जो मुंबई के अंदर में उसको चलने दिया जाए, जो एयर स्ट्रिप है उसको चलने दिया जाए, और अलग अलग किस्म के हवाई जहाज़ों को अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए आप परमिट कर सकते हैं। त्योहारों पर खाने पीने के जरूरी सामानों की महंगाई रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दाल, तेल की कीमतें और तिलहन पर स्टॉक लिमिट 1 साल के लिए बढ़ा दी है। स्टॉक लिमिट की बात यहां पर हम कर रहे हैं, यानी अगले 1 और साल तक कारोबारी तय सीमा से ज्यादा दाल, तिलहन, तेल का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। अब 30 सितंबर 2017 तक स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। इस महीने की 30 तारीख को स्टॉक लिमिट की मियाद खत्म हो रही थी। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि करीब करीब सभी राज्य स्टॉक लिमिट लगाने के मुद्दे पर सहमत हैं। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से बाजार पर्याप्त सप्लाई बनी रहेगी बाजार में, और राज्य सरकार को जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। और आपको बताएं, प्रधानमंत्री आवास का जो पता है वो बदल गया है। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया है। रेस कोर्स रोड, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है प्रधानमंत्री आवास के नाम से, उसका नाम बदल गया है और अब नया नाम होगा लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री आवास का पता बदल गया। कुछ समय पहले हमने आपको बताई थी खबर, पीएम आवास का जो पता 7 RCR की जगह 7 LKM यानी लोक कल्याण मार्ग हो गया है।